करीम अम्मा बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज़ तलबा, हज़रत तौसीफ़ुर रहमान साहब ने बड़ी तफसीलात से आपके सामने बात रखी है। मैं चंद मिनटों में मोटी मोटी बात करके बात ख़त्म कर दूँगा। ऐसे हम तो बताते रहते हैं आपको, लेकिन आज एक ख़ास दिन है। आज ही के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद भी ऐसे नहीं बल्कि बड़ी कोशिश, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कुर्बानियों के बाद लाखों लोगों को कत्ल किया गया, लाखों लोगों को फांसियाँ दी गई। फांसी भी ऐसे नहीं, गोलियाँ में बंद करके और आग के हवाले कर दिया जाता था। हाथी पर बैठा के दरख्त की सूली चढ़ा के और हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता था। सूली को खुद गर्दन में आके निपट जाया करती थी, लोग मर जाते थे। सूअर की चर्बी बदन पर लगा के आग के हवाले कर दिया जाता था। उलमाए किराम, खासतौर पर हाफिज़ कुरान उलमाए किराम, इन लोगों के बारे में एक सर्वे अंग्रेज़ों ने सर्वे करवाया। अंग्रेज़ों के लोग जब सर्वे करके उनके जो बड़े थे उनके पास ये बात पहुंचाई कि सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा रुकावट कौन लोग बन सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को कब्जा करने में, इतने बड़े मुल्क को। तो अंग्रेज़ के लोगों ने उनके अपने आका को जाके ये बात कही कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, सबसे ज़्यादा भारी और मुसीबत और सबसे बड़ी जो रुकावट बन सकते हैं वो लोग हैं जो कुरान और हदीस के इल्म रखते हैं। तो उसके आका ने पूछा ये क्यों? बोले कि इसलिए कि कुरान पढ़ने वाले कभी झुकते नहीं हैं, गर्दन कटा देते हैं, मर जाते हैं, अपने मट्टी में मिल जाते हैं, अपनी जान आखिरी कर देते हैं, लेकिन झुकते नहीं किसी के सामने। सर तो कट सकता है लेकिन सर झुक सकता नहीं। ये उस फार्मूले पर चलते हैं, अल्लाह के रसूल को ईमान रखते हैं, लिहाजा यही लोग सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। तो उन्होंने किया कि चुन चुन के उलमाए किराम को खास और खास दिया करते थे। उस वक्त बड़े नाम हैं, अगर नाम गिनाया जाए तो पूरा दिन चला जाएगा। मोटे मोटे नाम जो बड़े शोहरत रखते हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ की जो आमद हुई वो 16वीं सदी के ख़त्म होते तक उन्होंने पैर जमाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी कायम किया। 130-40 लोगों के दरमियान उनकी जमात थी। 30,000 पाउंड बड़ी उस ज़माने में होती, उससे उसने कंपनी कायम किया। कंपनी का मरकज़ और सेंटर ये मगरबी बंगाल हुआ, कलकत्ता। यहाँ समंदर लगता है और पानी में परिया जहाज और कश्ती के जरिए वो लोग आते थे। यहाँ उसको ठिकाना बनाया, वहाँ से तजारत शुरू किया उसने, लौंग इलायची की तजारत शुरू की। तजारत शुरू करने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता रहा और उसने फिर हिंदुस्तान में सर्वे किया कि यहाँ कैसी हुकूमत है। कहीं पे नवाब की हुकूमत थी, कहीं पे राजा महाराजाओं की, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर की उस वक्त हुकूमत थी। औरंगज़ेब आलमगीर 50 साल हुकूमत की। इससे पहले भी जो उनके दादा परदादा जो बाप गुजरे थे वो तो बड़ी आबोताब शान के साथ हुकूमत करते आए थे। लेकिन 16वीं सदी में मुगलिया हुकूमत ढीली पड़ती गई और उसकी बुनियादें कमज़ोर होती गई। शाह मुअज़्ज़म और औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में, औरंगज़ेब आलमगीर जब तक जिंदा थे तो बड़े मजबूत अंदाज में यहाँ हुकूमत कर रहे थे। 50 साल उन्होंने हुकूमत किया। उस वक्त तो अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं हुई। उस वक्त उसने कहा कि इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बहुत बारूद और अपने उसूल का पाबंद है नहीं और दीन और शरीयत का पाबंद आदमी हुक्मरान है, लिहाजा उसके सामने दाल नहीं कर सकती है, इसका इंतज़ार किया जाए। लिहाजा जब वो 90-80 साल के हो गए, कमज़ोर पड़ गए और उनके बाद जो उनकी औलादे हाकिम हुई वो ढीली पड़ गई थी, वो ढीले थे, वो कमज़ोर थे, उनमें वो हिम्मत वो जरूरत नहीं थी कि वो मुकाबला कर सके। लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद अंग्रेज़ हावी हो गए और उन्होंने तजारत को बढ़ाया। जब तजारत को बढ़ाया और मजबूत हो गए माल के एतबार से मजबूत हो गए, फौज भी धीरे धीरे उन्होंने तैयार कर ली। तो नवाब सिराजुद्दौला जो कलकत्ता, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इतने बड़े जगह का वो हाकिम था, नवाब सिराजुद्दौला बड़ी फौज रखता था, बड़े मालदार, यानी बड़ी ताकत और कुव्वत। लेकिन 12 बजे दिन में उठता था सोचे। और अंग्रेज़ का जो एक क्लर्क था वो पूरे दिन की घोड़े की पीठ पे दौड़ता था कि कहाँ पे कैसे कारनामा अंजाम देना, कैसे इनको ज़ेल करना है, कैसे इनको नीचा करना है। और ये जो साहब थे कनीज़ों में है नहीं और लड़कियों में और जो है नौकरों चाकरों में आपके साथ ग्रुप थे। 12 बजे दिन में उठता था, भला ये जो नुकसान होना ही था। और ये जो अंग्रेज़ का क्लर्क था पूरे दिन घोड़े पे दौड़ता था, गाड़ी की निगाह रखता था कहाँ किसको जेल करना है। बहरहाल उसने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ मैदान में पहली बार आया। पहली बार जो है 1775 में लगभग शायद पहली बार वो आमने सामने आया, मैदान जंग में
जंग करने के लिए। कहाँ ये तैयारत कर रहा था और बिल्कुल खामोश था, कहाँ एक ही और मैदान में आ गया अबूताब के साथ मुकाबले के लिए। और नवाब सिराजुद्दौला का जो वज़ीर आज़म उस वक्त होता था सिपा सलार, वो मीर जाफर था, उसको उसने मिला लिया। देखो जब अपने की गद्दारी होती है तो आदमी खुद ब खुद मिट जाता है, ये होना भी था। नवाब टीपू सुल्तान के खिलाफ ये हैदराबाद का निज़ाम मरहट्टों से मिल गया, मरहट्टा अंग्रेज से मिल गया, तो उसको तो शिकस्त होनी ही होनी है। लिहाजा नवाब सिराजुद्दौला पलासी के मैदान में जंग हुई। इस जंग में 30,000 फौज थी इसकी, और वो 3,000 2,000 का, लेकिन नज़्म ज़ब्त के साथ था, उसूल ज़ब्त के था। इधर बिखरे हुए थे, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं था। अचानक मामला आया, कूद गए मैदान में, 12 बजे सो के उठ रहे, कूद गए मैदान में। वहाँ जो पूरी रात में तैयारी थी, अब पूरे नज़्म ज़ब्त को सुधार के पूरे चारों तरफ नक्शे को लिया कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ से क्या भागना है, इस तरह करना है। और सबसे बड़ी बात ये गद्दारों से गद्दारी हुई, मीर जाफर से मिला। अंग्रेज़ों ने उसको कहा कि हम तुमको जायदाद का मालिक बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, बंगाल का गवर्नर, और तुमको हाकिम बना देंगे। उसने भी लालच में आके, और शिया था, शिया हमेशा गद्दारी करते आए हैं, शियों की तारीफ है कि ये गद्दार हुआ करते हैं। लिहाजा यहाँ भी उसने गद्दारी की, अभी भी गद्दारी कर रहा है। बीजेपी की हुकूमत में शामिल होकर एक मुख्तार अब्बास नकवी नाम का बहुत बड़ा कमीना हरामा है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाता रहता है। लिहाजा मीर जाफर अंग्रेज से मिला, 30,000 इधर फौज, उधर महज 3,000 है, पलासी का मैदान है, और दोनों आमने सामने होते हैं। बुरी हार होती है नवाब सिराजुद्दौला की इस मीर जाफर की वजह से। अल्लामा इकबाल ने इसी को कहा है, नंग दीन नंग कफन नंग वतन, मीर सादिक अज़दकत मीर जाफर आसमान का। अब टीपू सुल्तान की जो हार हुई वो भी इन्हीं गद्दारों की वजह से, शियों की वजह से। मीर सादिक उनका सिपहसालार था, अंग्रेज सारी तैयारी करके वो जंग के लिए आ रहा था मैसूर में, और जो इनका सिपहसालार था मीर सादिक, उसने कहा कि सारे हालात ठीक है माशाअल्लाह, मुतमईन रहे। टीपू सुल्तान को धोखे में डाला, और जब वो उसकी फौज आ गई, किले पे कब्जा कर लिया, तो ये फौज को तनख्वाह बांटने लगा। जब जंग का वक्त होगा है नहीं, और अफरा तफरी का आलम होगा, उस वक्त लोगों को पैसा बांटा जाए तो पैसा लगा कि जंग करेगा। तो वो जो टीपू सुल्तान की फौज थी, उसने भी कुछ गद्दारी कर दिया, और गद्दारों का जो असर हुआ था वो था मीर सादिक। इसने गद्दारी की, टीपू सुल्तान को घेर लिया गया, किला को घेर लिया गया, मैदान में फौज आ गई अंग्रेजों की। इसने कहा सब ठीक है, तो टीपू सुल्तान मुतमईन थे, लेकिन खाना खा रहे थे, और इनको खबर मिली कि अंग्रेज की फौज आ गई है। खाना निवाला अंदर भी नहीं रखा, छोड़ दिया, और मैदान में घूम गए। कहा जाता है कि सुबह से शाम को लड़ते 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 अपने हाथ से कई सौ को उन्होंने देखा था, तलवार जो हाथ में पकड़ी थी तलवार छूटी नहीं, और अंग्रेज नए हथियार के जरिए उस पर आया था, और इधर गोली मारी इधर गोली, फिर भी उठे गिरे पड़े, फिर भी कहीं को देखे उस हालत में भी इतने बहादुर थे। ये जो मीर सादिक था, कहा कि हजरत अंग्रेजों से समझौता कर लीजिए, आपको जायदाद बच जाएगी। तब कहा उन्होंने कि इधर की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर। बोले हराम करो, क्या तुम लालच दे रहे हो मुझे, और तुम तो अंग्रेजों से तुम कह रहे हो मिलने के लिए, महज भीख मांगने के लिए, और मैं तो खुद हाकिम था, और खुद मेरी मिल्कियत अल्लाह ने अता की थी, इनसे मैं भीख मांगू। इधर की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर, और शहीद हो गए, और अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो ये यहाँ भी जो है मीर सादिक ने धोखा दिया, तब जाके अंग्रेज हावी हुआ, और इसके बाद फिर वो ढीले पड़ गए। उसने पंजाब में कब्जा किया, आसाम में कब्जा किया, बिहार में कब्जा किया, पटना में कब्जा किया, है नहीं। फिर अब दिल्ली का मामला, अब दिल्ली को क्या करें, तो आखिरी बादशाह वो बहादुर शाह जफर ने, है नहीं, सबको साफ किया, धीरे धीरे इल्ज़ाम लगाया, बर्मा में ले जाके छोड़ दिया उनके शहजादों को, है नहीं, गर्दन काट के नाश्ता पेश किया, है नहीं। बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कोशिशों के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आज हमें ये कहा जाता है कि हम वफादार नहीं है नहीं, मुल्क से मोहब्बत, ये एक नया हौसला है। इसलिए हम आपको अपनी तारीफ करना चाहिए, है नहीं। अब बात खत्म करते हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि ये जो मुल्क आज़ाद हुआ वो हमारी वजह से, हम नहीं होते ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। अंग्रेजों के गुलाम होते ये हिंदू, है ना। ये लोग अंग्रेजों के गुलाम होते, इनके तलवे अंग्रेजों के तलवे चाटा भी इन्होंने गद्दारी की है। जो आज हुकूमत कर रहा है ना, इनके जो बड़े थे इनके गुरु, ये गुरु अंदर चिला बता वाली बात है। ये इसका गुरुवार कर, है ना, सावरकर जो था, ये लोग अंग्रेज का से माफ़ी मांगा,
जब जेल में डाल दिया तो माफ़ कर दीजिए, जो कहेगा वो करेंगे। तो ये मुसलमानों की और जो सच्ची हिंदू मुस्लिम लड़ने वाले थे उनकी बात वहाँ पहुँचाता था, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। तो ये गद्दार जो आए ना, तब ये जो है हिंदुस्तान अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। लिहाजा बात बड़ी लंबी है, शाम हो जाएगी, है नहीं, बड़ी तारीखें, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, और ख़ास तौर पर उलमाए किराम, है नहीं, और मुसलमान हिंदू सिख सब मिलके सबकी कुर्बानियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमानों की और उलमाए किराम की, इनके अंदर जिहाद का फतवा दिया, है नहीं। कुरान हदीस पढ़ने के बाद आदमी के अंदर क़ुव्वत पैदा होती है, जोश जज्बा बढ़ता है। सहाबा किराम को ये लोग पढ़े हुए थे, लिहाजा फतवा साबित किया। फिर जो है 1947 में पूरे मुल्क में एक जिहाद का, है ना, एक शौक जगा। फिर लोग मैदान में निकले, फिर अंग्रेज़ को जलील होकर भागना पड़ा, कोरिया भी सर लेकर। फिर भागने की फुर्सत नहीं मिली इसको, कि दूसरे मुल्क में दूसरे घरों में हम बहुत लंबे अरसे तक कब्जा नहीं कर सकते, एक न एक दिन वो हावी हो जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी तारीख को पढ़ें, समझे, तारीख को पढ़ें, बड़ों को पढ़ें, और पढ़ना भी चाहिए। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे लोग हम पे हावी होंगे, दूसरे लोग हम पे हावी हो जाएंगे। हमने बहुत पढ़ा है तारीख को, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हमसे कहीं पे कोई बात करता है, कोई हिंदू खास मिलता है तो उसके पसीने छोड़ा देता हूँ, है नहीं। एक को तो आँख से आंसू गिरा दिया, तुम क्या बात करेगा मुझसे, मेरी तारीख ये है, बोले तुम तो घिसी पिटी बात करते हो, लॉजिकली बात करो, है नहीं, मुदल्लल बात करो, तारीख की बात करो, तब मज़ा है। ये घिसी पिटी बात, है नहीं, ये गली कुची की बात, कादो कीचड़ की बात सुनने में मज़ा नहीं आता है। गुफ्तगू करो तो तारीख ही, और तारीख को कोई भुला नहीं सकता, तारीख को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। तारीख किस किताब में? उर्दू में माशाल्लाह है, फारसी में है तो फारसी नहीं पढ़ोगे तो उर्दू पढ़ो, अरबी में है, उर्दू में सारी तारीखें हैं, तारीख हिंद। आप लोग से गुजारिश है कि नई नस्लों को हमें बताया गया है, हम जो पढ़ते थे तो हमारे हज़रत थे, कहा जाता तो वो हम कहते थे, हमको भी इतना शौक़ पैदा हुआ पढ़ने लिखने का, तो हज़रत की वजह से हज़रत मौलाना मयूरुल हसन कासमी मुजफ्फरनगर के अंदर तारीख के बड़े माहिर थे। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को बताया करो, और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि बताओ अपनी नस्लों को, जो तुम्हारा अभी छोटी उम्र है, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आप तारीख को पढ़िए, छोटी छोटी किताबें होती हैं, और इससे जज्बा पैदा होगा, अपने मुल्क की तारीख पता चलेगी, अपनी कुर्बानियों का यानी पता चलेगा। 800 साल हुकूमत हमने किया है, 800 साल। इन 800 सालों में हुकूमत हमसे छीनी गई। बहुत मालदार था हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया कही जाती थी, वही को लूटने हिंदुस्तान आया था। और पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में सबसे मालदार हुकूमत औरंगज़ेब आलमगीर की, और सबसे मालदार आदमी हैदराबाद के निज़ाम था, जिसने अंग्रेज़ों से मिलके महज चंद दिन की हुकूमत के लिए, फिर क्या हुआ, न इधर का ना न इधर का, न खुदा ही मिला, न साले सनम, न इधर गिरे न उधर गिरे, दौलत भी गई, मौत भी आई, जलील बहरा। तारीख को पढ़ा जाए, ये बहुत कम है, मेहदी साहब और तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमें तारीख को पढ़ना है इंशाअल्लाह, है नहीं, और अपने बड़ों की और अपने मजबूत और हिम्मत और हौसले के साथ इस वक्त रहना है। किसी से डरने और कहीं खौफ खाने की जरूरत नहीं, सीना तान के, क्या करेंगे, सीना तान के, नहीं, सर बुलंद करके फख्र के साथ, और कभी भी झुकने का नहीं, है नहीं, सर कट जाए लेकिन झुकाने का नहीं। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में, मुल्क हमारा है, ज़मीन हमारी है, और हम ही इस मुल्क के दुनिया के लिए बनाए गए हैं। और इनकार इतनी चाहे खलीफा कि हमने इंसान को अपना खलीफा बनाया, नायब बनाया। नायब बनाया किसको? हमको, तुमको। कुरान हदीस अल्लाह के रसूल को मानने वालों को, गैरों को नहीं। गैर तो हमारे तुम्हारे रहम पर काफिर है, इनका कोई वजूद नहीं है। जब हम तुम ना होंगे इनका वजूद कहाँ होगा? लिहाजा तारीख को पढ़े, खासतौर पर हिंदुस्तान की तारीख को पढ़े, और बड़ों के बारे में जानकारी ले, और हौसला जरूरत और हिम्मत पैदा होगी, और फिर अपने आप में मजबूत बनेंगे, और इल्म हासिल किया जाए, इल्म में महारत हासिल किया जाए। ये रस्म रिवायत नहीं, सुबह हुई शाम हुई, सुबह होती है शाम होती है, वाली तालीम नहीं। एक मजबूत तालीम, बामकसद तालीम, एक मंशा होना चाहिए, नहीं। लिहाजा बात खत्म करते हैं, तारीख पढ़ी जाए, जानकारी ली जाए, ताकि हम अंदर से मजबूत हो, है नहीं, स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरों के सामने हम मजबूती के साथ हिंदुस्तान के कानून और इसके उसूल के मुताबिक हम जमकर खड़े हो सके और कुछ काम कर सके।